अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन पे पहले बात कर लेते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन गवर्नमेंट का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक कंट्री को डिफाइन करने से लेके उसमें हर एक ऑर्गन की पावर्स, हर एक ऑफिशियल की पावर्स और उनको बड़े डिटेल्ड वे में बताया जाता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, किस तरह के लोग काम करेंगे, और सारी इंस्ट्रक्शंस उसमें दी जाती हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं जी? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कॉन्स्टिट्यूशंस पे क्वेश्चन डिफरेंट तरह के आते होते हैं। लेट्स सपोज कि एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है कि वो आ जाता है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फीचर्स पे ये बड़ा एक जनरल क्वेश्चन है जो आ जाता होता है, और आसान तरीन क्वेश्चन यही होता है। आपको अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स आते हैं तो आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देख सकते हैं। हेडिंग्स 10-12 वही होंगी, अंदर थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज होगा, तो फीचर्स सारों के सेम होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी आती है हेड ऑफ स्टेट, वहाँ का कौन है। साल के तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, या यूएस की बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो दूसरा हम ये करते हैं कि उस प्रेसिडेंट की पावर्स जो जो हैं वो पढ़ लेंगे। या दूसरा एक और पैटर्न होता है कि हम लेजिस्लेचर की पावर्स पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेचर में अगर 2 हाउसेस हैं तो दोनों हाउसेस की पावर्स पढ़ लेंगे। फिर एग्जेक्टिव में जो हेड ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसकी पावर्स पढ़ लेंगे। और फिर जुडिशरी की पावर्स। ठीक है, तो अगर हम इस तरह इनको लेके चलते हैं तो हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिर आगे किसी में हम, जैसे इसमें हम सारा कुछ पढ़ेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो इसमें हम सारा पढ़ेंगे। आगे चल के मैं कुछ चीज़ें आप पे छोड़ूंगा कि आपने ये चीज़ें करनी है इसमें से, लेकिन मेरे ख्याल से सारा कुछ हम खुद ही कर लेंगे लेक्चर के अंदर ही। तो आपने आज का लेक्चर बड़ा ध्यान से सुनना है ताकि वो फीचर्स जो है ना, अगर आपको एक दफ़ा समझ में आ गए तो आगे सारे समझ में आते रहेंगे, और बड़ी आसान है, तो इसमें कोई बड़ा मुश्किल चीज़ है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, salient features of US Constitution। कब बना था जी यूएसए? 70 और डेट क्या थी? हाँ जी, ठीक है। और इसको प्रोमलगेट कब किया गया था? हाँ जी, 11 जुलाई कब? नहीं, 79 में, 1789 में। हाँ जी, इनेक्टमेंट जो इसकी हुई है ना वो हुई है 1789 में। वही ना, इनेक्टमेंट और वो इनेक्टमेंट वही होता है, इन्फोर्समेंट वही होती है। तो इसकी वजह क्या थी? अब 76 में बन गया और 89 तक कितने साल वो क्या करते रहे, सवाल ये है। उस वक्त ये था कि उस वक्त जो यूएस की स्टेट्स थी वो टोटल 13 स्टेट्स थी। ठीक है, अब 50 है ना, उस वक्त 13 स्टेट्स थी टोटल। बाकी जो स्टेट्स हैं ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता बनती गई हैं। वो एक पूरा यूएस हिस्ट्री में क्वेश्चन हम पढ़ते होते हैं कि किस तरह आगे उसके बाद 13 स्टेट से 50 स्टेट तक का जो सफर है वो किस तरह से हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 13 स्टेट थी। तो उन 13 स्टेट्स में आपस में मसला बन गया। और मैं अक्सर बताता होता हूँ कि मसला ये था कि कोई कहता था जी रिप्रेजेंटेशन का मसला था। लेजिस्लेयर हमने पढ़ा था, लेजिस्लेयर कोई कहता था लेजिस्लेयर हो, कोई कहता था नहीं हो। तो हर स्टेट ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था। जैसे वो गुलामी के जो लॉ थे, स्लेवरी लॉज जो थे, कुछ स्टेट्स कहती थी स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, कुछ स्टेट्स कहती थी स्लेवरी होनी चाहिए। तो इन इस तरह की बातों पर उनके आपस में क्लैश थे। तो उन क्लैशेस को खत्म करते 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 जो आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ वो हुआ जनाब 1789 के अंदर। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब वो स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं जी, थॉमस जेफरसन ने ये लिखा था। उसने कहा था, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, फलाना फलाना, मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने वो एक लाइन याद कर लेंगे। तो फिर अब देखें, एक डॉक्यूमेंट है ना,
तो डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में है? इन रिटन फॉर्म। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है कि इट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर इज रिटन। इसके तकरीबन जो है ना 10 इसके आर्टिकल्स हैं, टोटल 10 आर्टिकल्स हैं, इसके कोई लंबा चौड़ा नहीं है। 7 हैं, 10 हैं? हाँ, 7 आर्टिकल्स हैं और 27 अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, 7 आर्टिकल्स और 27 अमेंडमेंट। और जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। इनको बिना जाके आपने सर्च करके कहीं पर ना इन 10 को लिख लेना। ये जिस तरह हमारे 8 से 28 तक है ना, वो आपके क्या कहते हैं उनको, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स। तो वो इसी तरह इनके वो पहले जो 10 है ना, इसमें वो है। और इसमें दूसरा लॉ ये है, दूसरा जो है ना, वो ये कहता है कि यू कैन कैरी वेपन। कोई भी बंदा जो है वो वेपन कैरी कर सकता है। क्योंकि टैक्सेस वाले जो थे ना, वो इस बात पे ही माने थे कि इन्होंने पहले कहा था कि आप वेपन वगैरह कैरी नहीं करेंगे। तो वो लड़ाई एक ये भी थी कि टैक्सेस वालों को, आपने देखा ना वो काउ बॉयज जो होते हैं वो हर वक्त अपने पास गन भी रखते हैं। तो वो उनकी वजह से उन्होंने ये एक ऐड किया था कि जनाब आप वेपन कैरी कर सकते हैं। और जब भी यूएस पुलिस आपको रोकती है तो आपसे ये पूछती है कि डू यू कैरी एनी वेपन। तो वो देख वो कहते हैं जी यू कैन कैरी, बताते हैं है या नहीं है, फिर उससे वो देख लेते हैं कि वो लाइसेंस है या नहीं, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन यू कैन कैरी अ लाइसेंस वेपन, उसमें कोई मसला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये आपने याद रखना है। सिर्फ यूएसए का रिटर्न, यूके का रिटर्न नहीं है, बाकी सारे के सारे रिटर्न है। तो जब हम यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लिखेंगे, उसका फीचर है जी अनरिटन। ठीक है, अन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन दैट इज अनरिटन। अनरिटन से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लिखा होगा, मतलब कोई एक प्रॉपर बुक नहीं है उसकी, डिफरेंट लॉज को मिला के वो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, व्हाट इज अ फेडरल सिस्टम? हाँ जी, क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और देखिए मिसाल के तौर पर आपका कोर्स में आपने रखा होगा कि पॉलिटिकल साइंस आपके ऑप्शन में है, इंटरव्यू में आप लोगों ने जाना है और वो पूछते हैं और सबसे बेसिक क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट। या वैसे ही कोई आपसे आके पूछ लेता है कि व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट, तो आप कहेंगे कि एक सेंटर होता है, ये कहेंगे। वो कहेंगे किससे पढ़ा था, फिर आप मेरा बताएंगे कि सर ने तो बताया नहीं। वफाक क्या होता है? ठीक है, फिर कौन सा? ये यूएस का? 50 स्टेट्स हैं यूएसए की। हाँ जी, तो बेसिकली अच्छा, तो आप कह रहे हैं चाइना में ये तीनों चीजें नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना? चाइना इज यूनिटरी स्टेट, दैट इज नॉट फेडरल स्टेट। तो क्या उसमें ये यूके जो है उसमें ये तीनों ऑर्गन्स नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं एग्जेक्टिव जो है वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेजिस्लेचर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? चाइना में है ना, उनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो जब सुने फेडरल सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल एक सेंटर होता है। अब जैसे आपने कहा इकाइयां भी होती हैं, जैसे प्रोविंसेस या स्टेट्स। यूएसए में बात करें तो स्टेट्स, इंडिया में बात करें स्टेट, पाकिस्तान में बात करें तो प्रोविंसेस, सूबे। तो ये होते जरूर हैं, लेकिन उसमें फेडरल सिस्टम है क्या? इन अ फेडरल सिस्टम देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर
कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंसेस। जैसे आपके सूबे लॉ बना सकते हैं, आपके सूबे अपना बजट खुद बनाते हैं, उनकी अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। आई बात की समझ? तो अब ये जो चीजें हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक आ गया ना, जैसे आर्टिकल 142 है आपका, वो कहता है कि एक फेडरल लिस्ट होगी, उसमें उन्होंने कुछ बता दी चीजें कि ये इन इन चीजों पर जो है आपका वो बना लॉ बना सकता है, जो फेडरल बना सकता है, और उनके अलावा जितने भी हैं उन पर जो सूबे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, जदीशा जवेद ने आंसर किया हुआ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस। दिस इज द राइट आंसर। शेयरिंग ऑफ पावर, दिस इज द की वर्ड इन फेडरलिज्म। तो बेसिकली फेडरल सिस्टम जो है आपका, यूएसए में भी देयर इज अ फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि उनकी स्टेट्स के पास भी पावर है, स्टेट की अपनी जुडिशरी है, स्टेट हर स्टेट के अपने लॉज हैं। ठीक है, किसी जगह पर पहले ये होता था 19 इब्राहिम लिंकन 1865 से पहले तक ना, वहां पर ये था कि किसी ऐसे कुछ की जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी वहां पर स्लेवरी बैंड थी, लेकिन जो आपकी सदर्न स्टेट थी वहां पर जो स्लेवरी थी वो अलाउड थी। ठीक है, तो आप स्लेव्स भी रख सकते थे। तो हर स्टेट के अपने लॉज थे, वो स्टेट डिफाइन करेगी कि मैंने लॉज किस तरह बनाने हैं। बाकी जो सेंटर के पास पावर्स हैं वो मिलिट्री पावर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी की पावर्स हैं, इकोनॉमिक कुछ पावर्स हैं, तो आर्मी उनके अंडर होती है। लेकिन बाकी जो लोगों के रिलेटेड पावर्स होती हैं वो ज़्यादातर सूबों के पास है। अब पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है ना, कि बाकी सूबों के पास सारे, तलीम सूबों के पास, सेहत सूबों के पास, एजुकेशन सूबों के पास, ज़राअत सूबों के पास, सारा चीज़ें जो है आपके सूबों के पास आ गई 18th अमेंडमेंट के बाद। और सेंटर के पास सिर्फ आपकी डिफेंस, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी और इस तरह की चीजें रह गई। तो दिस इज द फेडरल सिस्टम। अच्छा जी, थर्ड फीचर है जी सेपरेशन ऑफ पावर। अब वो आपकी जो बात कर रहे थे ना, देयर आर थ्री ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इन तीनों के दरमियान देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, क्यों? ताकि सेंट्रलाइज पावर ना हो। सही है, तीन है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो हर एक के पास डिफरेंट पावर्स आ गई हैं, और इसी के साथ एक और इसका फीचर बनता है जिसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। कि अब वो तीनों जो ब्रांचेस हैं जिनमें सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया गया है, वो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट किसको जवाब दे होगा? लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर किसको जवाब दे होगा? प्रेसिडेंट को। इसी तरह जुडिशरी को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को इम्पीच कौन करेगा? उसमें वो उसके चेक रख सकता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू, उसके एक्शंस पे वो जुडिशरी उस पर चेक भी रख सकती है। तो हर एक के पास ऐसी पावर है कि वो एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह चेक एंड बैलेंस पे, तो आपको जरा और समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी बाई कैमरल लेजिस्लेशन। क्या होती है बाई कैमरल लेजिस्लेशन? दो क्या? हाँ जी, एक होता है यूनिकॉम कैमरल, एक होता है बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब लेजिस्लेचर के कितने हाउसेज हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में दो बाई कैमरल है, सेनेट और नेशनल असेंबली। वहां पर है जी कांग्रेस, सॉरी, जो एक पूरा जिस तरह हम कहते हैं ना आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, नेशनल असेंबली और कांग्रेस। उसी तरह वहां पर होती है कांग्रेस। कांग्रेस के दो हाउसेज हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कांग्रेस होती है जी, कांग्रेस के नीचे दो हाउसेज, सेनेट और HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
अब सेनेट में, जैसे पाकिस्तान का सेनेट है, तो उसमें आपको पता होगा कि एक जो है ना वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, हर सूबों को बराबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 14-14 जो हैं वो हर सूबे से आएंगे, फिर वुमेन की भी इक्वल है, टेक्नोक्रेट्स की भी इक्वल है, तो इस तरह से आती है। तो यहाँ पर सेनेट में उन्होंने दिया हुआ है हर स्टेट को 2 सीट। टोटल स्टेट्स हैं 50, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 100। ठीक है, और इसमें HOR के जो टोटल हाउसेज जो मेंबर्स हैं वो है तकरीबन 435। ये होती है पॉपुलेशन की बेसिस पे। जिस तरह पंजाब में ज्यादा सीट्स हैं नेशनल असेंबली में, उसी तरह वहां पर भी कुछ स्टेट के पास ज्यादा सीट्स हैं और कुछ के पास कम सीट्स हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है बिल ऑफ राइट्स। अभी अभी मेरे दिन में ना एक और ख्याल आया है, अगर हम इसको उस तरह से लेके चलें तो मज़ा भी ज़्यादा आएगा। और आज हम ऐसा करते हैं कि आज हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स पढ़ लेते हैं, सारे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स पढ़ लेते हैं। कल सारों के प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर पढ़ लेंगे, फिर एक दिन जुडिशरी पढ़ लेंगे। ये वैसे मज़ेदार है, अभी अभी दिन में है अच्छा चलो ट्राई करते हैं इसको। बिल ऑफ राइट्स मैंने बात की, पहली 10 अमेंडमेंट्स जो हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आप उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, फ्रीडम ऑफ आपकी रिलीजन की बात है, और वो वेपन कैरी करने वाली बात है, और इस तरह की कुछ 10 के करीब वो हैं आपकी। ठीक है, अच्छा जी। 7 है जी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी रिजिड, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड क्या होता है? सख्त। और कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कैसे हो सकता है? अमेंडमेंट करना मुश्किल हो। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान हो उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको अमेंड करना मुश्किल हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसको पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए क्या कितने चाहिए? 2/3 मेजोरिटी। लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर प्रपोजल के लिए 2/3 चाहिए। किसी ने प्रपोज करना है ना यहाँ पर, तो पास कर, प्रपोजल के लिए कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी प्रपोज कर सकता है। लेकिन वहां पर प्रपोज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और फिर उसको पास कराने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए। और वहां पर टोटल पार्टीज कितनी है? तो आपको दूसरी पार्टी के मेंबर भी चाहिए एक अमेंडमेंट करने के लिए। दूसरी पार्टी के मेंबर देते हैं वोट आपको? स्टेट्स का नहीं, हाँ। हाँ वो बेसिकली वो सेनेट की बात कर रहे हैं कि सेनेट में 34 स्टेट कितना बनेगा? वही 3/4। ठीक है, 75% बनता है ना, तो 75 वो आप वो 50 में से 75 वो 35 बनती है। 35 या 34 स्टेट आप बस 35 चाहिए। नहीं हाँ 35 ही चाहिए होंगी। 3/4 ही चाहिए बेसिकली अमेंड करने के लिए, 3/4 चाहिए। तो बहुत ज्यादा वोट बनते हैं, मतलब 100 में से 70 वोट, 75 वोट आपको पड़ेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। इट इज वेरी हार्ड टू अमेंड। इसी वजह से 200-250 सालों में सिर्फ आपकी 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, और ये उस वक्त होता है जब कोई बहुत बड़ा नेशनल इवेंट हो जाए। ठीक है, जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद सारों ने जी कहा था कि अब ब्लैक्स को राइट दे देने चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त वो क्या हुआ था कि उन्होंने फिर सारों ने मिलके वो सिविल राइट्स एक्ट कर लिए, या वुमेन राइट्स जब आए, वुमेन राइट्स में उन्होंने एक वो अमेंडमेंट पास की थी, 19th अमेंडमेंट उनकी है ना, उसमें उन्होंने वुमेन को राइट टू वोट दिया था। ये 1920 में आई थी। वुमेन राइट टू वोट है ना, वो 1920 में आई थी, और 19th अमेंडमेंट थी। तो वो उसको फिर सारों ने मिलके पास कराया था, इस वजह से भी वो
ये इट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाएं सोवरेनिटी। तो कौन सी सोवरेनिटी होगी? पॉपुलर सोवरेनिटी। वी द पीपल आ गया यहाँ पे। वी द पीपल वाली बात से क्या होगी जी, आपकी पॉपुलर सोवरेनिटी आ गई। अच्छा जी, एक इसमें है सुप्रीमेसी क्लॉज, या सुप्रीम लॉ भी आप इसको कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। क्यों? लेट्स सपोज स्टेट लॉज में और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्लैश आ गया, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिवेल करेगा। इस वजह से किसको कहा गया कि इसका फीचर है कि आपका सुप्रीमेसी क्लॉज जो है वो ये कहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया स्टेट लॉ में और इसके अंदर, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिवेल करेगा। तो इस वजह से इसको कहते हैं जी सुप्रीमेसी क्लॉज। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? पता है किसी को क्या होता है? बताएं। हम्म। किसका रिव्यू? जो हमारे जो सो मोटो एक्शन कौन सा सेक्शन था? अब है कि नहीं है? 26 अमेंडमेंट हमने पढ़ी थी ना? नहीं है, रिवोक हो गया। वो कह रहे थे ना भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आएगी, लेकिन इस वक्त जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो यही है कि वो खत्म हो गया। सही है। खैर, जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि गवर्नमेंट ने या एग्जेक्टिव ने एक कोई लॉ पास किया या कोई एक एग्जेक्टिव ऑर्डर या कुछ भी उन्होंने किया, तो उस पर क्या होगा कि जुडिशरी कहेगी, जुडिशरी को फील होगा कि यार ये सही नहीं हो रहा, इट मे बी अगेंस्ट लॉज ऑफ द कंट्री। तो वो उस पर एक सो मोटो एक्शन ले लेते हैं खुद, मतलब कि यार हमें लग रहा है कि ये सही नहीं, आप आके इसको हमें एक्सप्लेन करें, अगर सही होगा तो आप चला ले, नहीं होगा तो हम खत्म कर देंगे। तो जुडिशरी एग्जेक्टिव को बुला सकती है ऑन देयर ऑन एक्शन कि आप आए और खुद को एक्सप्लेन करें। तो वो उसको हम कहते हैं जी जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। 184(3) था। अब उस इन में भी वो है। जुडिशियल रिव्यू जब भी आए ना, तो आपने एक केस याद रखना है। हाँ जी। मेरबरी वर्सेस मेडिसन। किस बारे में था? हाँ जी, वो एक को जज अपॉइंट किया था। ठीक है। हाँ जी, तो उस वजह से एक को कस्टम पड़ गई कि जो अदालत है वो उस पर एक्शन ले सकती है अगर उसको कोई वो लग रहा हो कि वो सही नहीं है। अच्छा, स्टेट लॉ से अगेंस्ट आया था, लेकिन उधर से स्टेट से आई थी। स्टेट से ये आया था कि हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट से वो उसके अगेंस्ट, वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ही आया था। वो है हमारे प्रीवियस मेडिसिन। अच्छा जी, 11 पे है जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पाकिस्तान में कौन सा है? पार्लियामेंट्री। उधर कौन सा है? प्रेसिडेंट। तो इसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड आल्सो द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
ये ना सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे वो एक केस लॉ लिख लें। इसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जो स्टेट लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इंटरफेरेंस नहीं दे सकते इस केस लॉ के तहत। इतनी थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करें ना पेपर में तो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत आप चीजें याद कर लें, जैसे कितने सेक्शंस हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, बिल ऑफ राइट्स में कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा आपने इसको रट्टा मार लेना। ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ 10-11 के करीब जो है ना आपकी अमेंडमेंट्स हैं। अगर कोई और आपको मिले तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं। हाँ वो भी है ऑब्वियसली। अच्छा जी, ड्यूअल सिटीजनशिप से मुराद यह है कि हमारे पास एक नेशनल आईडी कार्ड है। ठीक है, किसका है? पाकिस्तान का। लेकिन जब आप यूएस में जाते हैं ना, वहां पर वो आपको एक स्टेट का कार्ड देते हैं कि आप इस स्टेट के रेजिडेंस हैं, और दूसरा कार्ड किसका होता है? आपका यूएसए का सिटीजनशिप। ठीक है, तो दो सिटीजनशिप्स होती हैं इसके अंदर आपके पास यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेकुलर स्टेट तो ऑब्वियसली उसमें रिलीजन का रोल नहीं है, पीपल आर सुप्रीम और ये वो। तो आप ये 13 हो गए। अब हम इसी पैटर्न को आगे सारों में अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाए जी पाकिस्तान। अब आपने इसकी जाके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एआई से कर लें, किसी बुक से कर लें, दैट इज अप टू यू। लेकिन इसी को अब हम यहाँ पर अप्लाई करते जाते हैं। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है? कितने आर्टिकल्स हैं? 280 आर्टिकल्स। ठीक है, और इट इज थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन और आ चुके हैं। 14 अगस्त 1973 को इसको वो इनेक्टमेंट हुई थी, और इस तरह की कुछ चीजें। और इसमें आगे कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं? 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। फेडरल सिस्टम आपका भी फेडरल ही है। फेडरल सिस्टम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका फेडरल ही है। फेडरल रिपब्लिक, इस्लामिक और डेमोक्रेटिक। ठीक है, वो चार चीजें फेडरल में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 ये बात कह देता है। नहीं, आर्टिकल 1 नहीं, प्रेम्बल कहता है ये बात। प्रेम्बल में ये है फेडरल स्टेट होगी। सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर है, सारों की अपनी अपनी पावर्स हैं। जैसे अब इसको जरा और अच्छा कैसे करना है। एग्जेक्टिव की पावर जो शुरू होते हैं वो आर्टिकल 40 से शुरू होती हैं। और सॉरी, प्रेसिडेंट की पावर्स वो 40 से 50 तक है। उसके बाद लेजिस्लेचर की पावर 50 से लेकर तकरीबन 89 तक कुछ इस तरह जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली की पावर्स आ जाती हैं। जुडिशरी की पावर्स 175 से शुरू हो रही हैं, वो 212-14 तक जा रही हैं। ठीक है, इस तरह आपने वो देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के कि कौन से सेक्शंस किस किस की पावर्स को डील कर रहे हैं। तो आपने वो सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर उसको इम्प्रूव करने के लिए आप वो भी ऐड कर रेलिवेंट आर्टिकल्स को देख लेंगे। चेक एंड बैलेंस ऑब्वियसली अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। जुडिशरी का जुडिशरी का बाकियों पे कम हो गया, लेकिन जुडिशरी पे चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, एग्जेक्टिव पे पहले भी लेजिस्लेचर का चेक है, और लेजिस्लेचर पे एग्जेक्टिव का चेक भी है। इस वजह से ये भी आपके अंदर चेक एंड बैलेंस वाला भी आ जाएगा। बाई कैमरा लेजिस्लेशन ऑब्वियसली आपकी भी है। सेनेट, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट के दो हाउसेस, नेशनल असेंबली और सेनेट, एक के 96 मेंबर, एक के 336 मेंबर। तो वो भी आपका आ जाएगा। बिल ऑफ राइट्स को आप क्या कर देंगे? फंडामेंटल राइट्स 8 से 28 तक, उनमें से कुछ आपने उसमें एक डायग्राम बना के ऐड कर देना है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो भी रिजिड है। इफ सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड हो तो फिर दैट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो दैट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज 66%, 66.66% वोट आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसी वजह से 27 अमेंडमेंट हो सकती है। पॉपुलर सोवरेनिटी क्या है पाकिस्तान में? कौन सी है?
सोवरेनिटी की हेडिंग देकर नीचे लिख देंगे सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह प्रीएम्बल में, एंड द रूलर विल यूज द पावर, वो सारी जो बात है उसमें आ जाए। सुप्रीमेसी क्लॉज ये भी है आर्टिकल 142 में, ये लिखा हुआ है कि स्टेट जो आपके फेडरल लॉज हैं दे विल प्रिवेल ओवर स्टेट लॉज, तो सुप्रीमेसी क्लॉज जो है वो भी इसमें ही है। फिर जुडिशियल रिव्यू, जमाना जमाने की बात है, अब नहीं है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारा नहीं है, पार्लियामेंट है। न्यू सिटीजन हमारी नहीं है, हमारी इस्लामिक स्टेट है, ठीक है। और उसमें आपने लिख देना है जी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बनाता है, जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट है, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल है, या इस तरह के जो भी उसमें आपके ये रिबा वाला जो 26 अमेंडमेंट में आया है कि आपका जो इकोनॉमी है वो रिबा फ्री हो जाएगी, आर्टिकल 38 आई थिंक सो, वो भी उसमें ऐड हो सकता है। या कोई भी इस्लाम, आपका जो प्रेसिडेंट होगा वो भी मुसलमान होगा, आपका सदर भी आपका प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा, तो वो सारी चीज़ें इसको एक इस्लामिक स्टेट बना दें। और प्रीएम्बल में भी यही लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। पाकिस्तान का भी हो गया, इंडिया पे आ गई। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 400 अब उसके आर्टिकल हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स देख लेनी है कितनी है, ओके। फेडरल सिस्टम, ऑब्वियसली वहां पर भी फेडरल सिस्टम, उनकी प्रोविंशियल असेंबली होती है। सेपरेशन ऑफ पावर सेम पाकिस्तान वाला सिस्टम, सेम है। चेक एंड बैलेंस सेम, बाईकैमरल सेम, वहां पर है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके मेंबर्स आपने देख लिया, ओके। बाईकैमरल हो गया। बिल ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट्स उनके भी हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन सेम पाकिस्तान वाला प्रोसीजर, 2/3 मेजोरिटी, कोई उसमें मसला नहीं है। पॉपुलर सोवरेनिटी, यस देयर इज पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है। सुप्रीमेसी क्लॉज वहां पर भी है। जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है जी, होगा। जुडिशियल रिव्यू पे भी आपको देख पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नो देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ये सिर्फ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल चीज है ड्यूअल सिटीजनशिप, बाकी और कहीं पर भी। हाँ जी, चाइना में तो है ही नहीं, चाइना में नहीं। सेकुलर स्टेट, यस देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर। अब आपने क्या करना, चार्ट बना ले, नहीं तो अपना जो है ना पेज, उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में ले आए इस तरह से, ठीक है। क्या करना है, वो सादे वाला पेज लेना, लाइनों वाला ना लें। इधर हेडिंग लगाएं, यहाँ पर फीचर आ जाएंगे। आगे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का, यूएस का, यूके का, फ्रांस का, जर्मनी का, सारे वो आगे थोड़ा थोड़ा जगह दे के उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जी फीचर कौन से है, ये सारे फीचर आपने लिख लेने हैं। जो फीचर नहीं होगा आगे उनकी हेडिंग्स को बढ़ा देना है, और फिर उसके अंदर आपने एक एक जो फीचर है, अगर वो नहीं है तो वहाँ पर क्रॉस लगा के, यहाँ पर है उधर जो आपने चीज ऐड करनी है उन चीजों को ऐड कर लेंगे। सारे अपना वो देखेंगे ना जाके, सिलेबस देखेंगे तो सारे ही होंगे वहाँ पे, ठीक है। जर्मनी वाला आप छोड़ दीजिएगा, वो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपके, वो भी नहीं आता होता, ठीक है। अच्छा जी, यूके पे आ जाए जरा। 3 कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, चौथा यूके पे आ जाती। यूके जी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दैट इज अनरिटन। अब वो अनरिटन है तो उसमें क्या होगा, उसमें बिल ऑफ राइट्स भी है उनका, पार्लियामेंट्री एक्ट है, मैग्ना कार्टा है, दैट इज अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम नो, दैट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, यस देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, वहाँ पर है आपके जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को तीनों सेपरेट है, वहाँ पे तो सेपरेशन ऑफ पावर है। चेक एंड बैलेंस भी वहाँ पर है। बाइकैमरल लेजिस्लेशन, यस देयर आर 2 हाउसेस, एक को वो कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सारे आपके वो हैं तकरीबन 692 के करीब है आई थिंक, या 792 के करीब है, इस तरह का एक फिगर है, आपने चेक करना है, वो आपका आ जाएगा उसमें। और नीचे भी कुछ आपने उसके 430 में वो देखना है आपने, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स बिल्कुल है जी, इसमें बिल ऑफ राइट्स है।
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नो, इट इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है 50% की। अगर 50% वोट्स आपको मिल रहे हैं तो आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। ओके, और ये सिर्फ एक हाउस में नहीं होता, ये दोनों हाउसेस में आपको चाहिए होते हैं। यूएस में भी दोनों हाउसेस से 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको दोनों हाउसेस से 50% मेजोरिटी चाहिए होती है। और फिर एंड पे ऑब्वियसली हेड ऑफ स्टेट के सिग्नेचर तो होते ही होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं है वहां पर, है जी पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। अब जो है दैट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, वो पहले था। अब 1911 के बाद वहां पर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, क्योंकि अब उसके पास कोई पावर नहीं है। उसको कहते हैं टूथलेस टाइगर। टूथलेस टाइगर कहते हैं कि वो बुढ़ा नहीं हो जाता शेर तो उसके दांत नहीं रहते, तो वो उनके वो नार की आदत, वो टूथलेस टाइगर वाली है। सुप्रीमेसी क्लॉज ऑब्वियसली जी, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड उसको कहते हैं, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। जुडिशियल रिव्यू है वहां पर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और दैट इज अ सेक्युलर सिस्टम। अब देखें सारों का एक एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। आगे हम टर्की की भी अगर बात करें, टर्की का भी है, ईरान का भी है, फ्रेंच भी है। फ्रेंच अच्छा ना, फ्रेंच थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं उसको ना देख के आपको बताता हूँ। उसमें कोई एक आध चीज ना है उसमें नहीं, ये नानो मैं कुछ गलत पढ़ा आ जाऊँ। रिटर्न है वो तो है ऑब्वियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस की बात कर रहे हैं, इट इज अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जनाब आपकी वहां पर जो पॉपुलर सोवरेनिटी है वो वहां पर भी है पॉपुलर सोवरेनिटी। और ये जो है ना वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पर रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, सेमी प्रेसिडेंशियल या बल्कि नहीं प्रेसिडेंशियल ही है, लेकिन उसको रिपब्लिकनिज्म भी कहते हैं। वहां पर प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो वाइस प्रेसिडेंट है बड़े, उनमें से ये वाइस प्रेसिडेंट है फ्रांस का जो कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। बाकी पहले पाकिस्तान में था ना ये पावर, अब पाकिस्तान में 58 के बाद वो पावर खत्म हो गई है। अब सिर्फ फ्रांस का वो वाहिद है प्रेसिडेंट जो कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जी, ये वाला भी अगेन इसमें आपको चाहिए होती है जी जो वो चाहिए होती है 3/5। 3/5 कितना बनता है 60%। 3/5 60% वोट बनते हैं, तो आपको 60% वोट चाहिए होते हैं। अच्छा, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के दो मेथड्स हैं फ्रांस के अंदर, ये आपने इसको लिख लें कहीं पे। एक जी होता है पार्लियामेंट के जरिए से, सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो उसको नहीं कर सकती। पार्लियामेंट उसको 3/5 वोट से करेगी, मतलब 60% आपने पार्लियामेंट से वोट लेने हैं। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसका रिफरेंडम कराएगा। जैसे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ और उसका रिफरेंडम हो जाता, हर बंदा वोट देता, तो फिर क्या वो पास हो जाता? नहीं होता। इसीलिए वहां पर रेफरेंडम कराया जाता है कि चेक किया जाता है क्या ये लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक है या नहीं है। इस वजह से वो रेफरेंडम कराया गया वहां पर, तो वो हो या ना हो तो फिर इस तरह से हो जाता है। अच्छा जी, और अगर प्रेसिडेंट ने करवाना हो तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि उसको जॉइंट सेशन के सामने पुट करता है, और 3/5 मेजोरिटी मिल जाए तो वो पास हो जाता है, उस पे आपका जो है ना वो रेफरेंडम नहीं होगा। लेजिस्लेचर जो है अगर वो करेगा तो फिर रेफरेंडम होगा, अगर प्रेसिडेंट करेगा तो रेफरेंडम नहीं होगा। तो पावर किसके पास ज्यादा आ गई? प्रेसिडेंट के पास आ गई ज्यादा पावर। अच्छा जी, अब ये जो है ना इस बात को आपने देखना है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, तो फ्रांस में इसको हम कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड इसलिए कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है, और
दोनों के पास ठीक ठाक किस्म की पावर्स हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर्स प्रिवेल करती हैं, लेकिन पावर्स दोनों के पास हैं। फेडरल सिस्टम में क्या हो रहा है, जो हमारे फेडरल सिस्टम है इनमें किसी एक के पास पावर कम है, लेकिन इनके पास, दोनों के पास ठीक ठाक किस्म की पावर्स हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट इसका एक फीचर है, आप इसमें एक चौथी हेडिंग बना दें। क्यों है स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट? क्योंकि वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। इसकी भी जी बाई कैमरल लेजिस्लेशन ही है, नेशनल असेंबली और सेनेट की। नेशनल असेंबली में जो आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए से आते हैं, और सेनेट में जो जो आते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से, जिस तरह पाकिस्तान में आते हैं, वो तकरीबन उनका सेम ही मेथड है। अच्छा जी, अब दिस इज नॉट अ फेडरल स्टेट, इट इज अ, फ्रांस में इट इज अ यूनिटरी स्टेट। ठीक है, फ्रांस में ये यूनिटरी स्टेट है, और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ही है इनका भी। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो है जी चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी। डगलस एक इनके थे वो प्रेसिडेंट, उन्होंने इमरजेंसी में नाफिज करने के बाद इसको बनाया था। इस वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं फिफ्थ रिपब्लिक। एक इसको कहते हैं, इसका नाम है फिफ्थ रिपब्लिक। अगर मिसाल के तौर पे आ जाए जी, राइट सेलियंट फीचर्स ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक, तो फिर भी आपने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना। ये पांचवा कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का। ठीक है, तो वो भी आपने लिखना है, या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाए तो वो भी आपने लिखना है। तो डगलस ने इसको पांचवा, ये था कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह हमारा तीसरा है, इनका पांचवा है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी। अब समझ आ गई, सारों में कोई नई बात तो हम नहीं ना कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट एक अप्लाई करना है, लिखना सारों में यही है। तो हमारे आज 6-7 क्वेश्चन इकट्ठे हमारे हो गए। ठीक है, तो आपने सिर्फ जाके ये करना है, कुछ बुक्स देख लें, एआई को यूज कर लें, आई डोंट माइंड, सिर्फ आपने वो एक टेबल अच्छा बना लेना है, मिलके बना लें या कुछ भी कर लें, उसके प्रिंट्स करवा लें, या अपना अपना बना के एक दफा पहले सारे बना लें, एक दूसरे से देख के किसी ने कोई अच्छी बात और एक्स्ट्रा लिखी हुई है तो आगे पीछे से आप ले लें, तो आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और जब भी आएगा ना, रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा, कि आपको यही एडिंग आती है, जब भी फीचर्स का क्वेश्चन आएगा तो आप सोचे समझे बगैर लिखना शुरू कर दो। और फिर एक कंपैरिजन भी हो रहा है, जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो कंपैरिजन है, कि आपसे जब भी कोई पूछेगा कि यार वहां पर किस तरह अमेंडमेंट होती है, आपके जहन में फौरन से वो आएगा कि अच्छा जी वहां पर इस तरह से अमेंडमेंट। सही है, तो इस तरह उस तरह ये होता है कि अगर हम एक दिन फीचर्स पढ़ते, फिर प्रेसिडेंट पढ़ते, फिर रोज दोबारा से फीचर्स पढ़ते, प्रेसिडेंट पढ़ते, बड़ा अजीब सा मामला हो जाता है ये। चले इस दफा इस तरह से पढ़ लेते हैं, अगर किसी को ज्यादा इशू आए कल तो हम वापस से पिछले मेथड पे आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसी मेथड पे चला जाए। तो कल हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट की भी ऐसे ही सारों की पावर सेम ही है। एक चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन ना हमें शुरू से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसके करवाए भी नहीं फीचर, उसको हम लेदर से पढ़ेंगे, बाकी तकरीबन सारे इसी तरह से है। मलाइशिया का अगर पढ़ना पड़ा वो थोड़ा डिफरेंट है, चाइना का थोड़ा डिफरेंट है, टर्की ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, आप उसको भी देखिएगा। दैट इज रिटर्न, वो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस भी है, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन है वहां पे। 600 डिप्टीज होते हैं उनके वहां पर, वो मेंबर ऑफ एमएनए नहीं कहते, वो डिप्टी कहते हैं। 300 डायरेक्ट वोट से आते हैं और 300 इनडायरेक्ट वोट से आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी हार्ड टू अमेंड है, उसमें 2/3 मेजोरिटी ही चाहिए होती है। वहां पर भी पॉपुलर सॉवरेनिटी है, सुप्रीमेसी क्लॉज भी है, जुडिशियल रिव्यू भी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है, सेकुलर स्टेट है, टर्की इज सेकुलर स्टेट। और स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट नहीं है, एक सेमी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है, ठीक ठाक पावर है लेकिन उसके पास। और चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी तो सिर्फ 5 काउंट। ठीक है, टर्की का भी ऐसे ही हो जाएगा। मतलब बेसिकली अगर आपको कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है जिसके फीचर्स नहीं भी आते, तो आप हेडर्स यही देंगे और अंदर कुछ ना कुछ
लिख देंगे तो वो कहेगा कि चलो ठीक है दोबारा हो रहा है। तो इस वजह से इस तरह से ही आप इसको कर लेंगे। कोई सवाल है तो प्लीज कर लेंगे।